तो भाई लोग, तुम्हें लगता है नेपाल अपना ओडीआई स्टेटस बचा सकता है, हाँ या ना? ज्यादातर लोग बोलेंगे इम्पॉसिबल है यार, वर्ल्ड कप लीग 2 में 7th पोजीशन पर है, फॉर्म खराब है, बैटिंग कोलैप्स हो रहा है, कॉन्फिडेंस अभी कम है, कैसे बचेगा? और ऑनेस्टली देखो तो फैक्ट्स भी यही कहते हैं, 12 पॉइंट्स है और अगले 16 मैचेस में 10 से 12 विन्स चाहिए। मैथमेटिकली इम्पॉसिबल लग रहा है ना? एग्जैक्टली यही सब लोग 2023 में भी बोल रहे थे, तब नेपाल सेकेंड लास्ट था, 12 मैचेस में 11 विन्स चाहिए थे। फिर क्या हुआ उसको अभी हम लोग आगे देखेंगे, बट रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि नेपाल ओडीआई स्टेटस बचा सकता है या नहीं। रियल क्वेश्चन ये है कि क्या नेपाल में अभी भी वो फाइटिंग स्पिरिट बचा है जो 2023 में था? क्योंकि नेपाल क्रिकेट टीम के ही फॉर्मर प्लेयर राजकुमार प्रधान ने कहा है कि नेपाल के प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस अभी गिरता हुआ दिख रहा है। तो क्या है पूरा माजरा और कैसे नेपाल अपना ओडीआई स्टेटस बचा सकता है, आओ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि नेपाल अभी एग्जैक्टली कहां खड़ा है और कैसे उनका ओडीआई स्टेटस डेंजर में आ गया। तो देखो, अभी आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 चल रहा है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम क्लियर कर देते हैं, ये डिवीजन 2 नहीं है, ये इमर्जिंग नेशंस के लिए एक्चुअल वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग टूर्नामेंट है। लीग 2 में टोटल 8 टीम्स कंपीट कर रहा है। यूएसए जो अभी टॉप पर बैठा हुआ है 36 पॉइंट्स के साथ, फिर स्कॉटलैंड, नीदरलैंड, ओमान, कनाडा, नामीबिया, नेपाल और फाइनली यूएई। और नेपाल का पोजीशन भाई 7th आउट ऑफ 8, मतलब सिर्फ एक टीम यूएई पूरे टेबल में उनसे नीचे है। नेपाल फिलहाल वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के लिए नहीं, ऑलमोस्ट वुडन स्पून के लिए कॉम्पीट कर रहा है। ये सुन के दिल टूट जाता है यार। अब स्टैट्स देखो तो और बुरा लगेगा। नेपाल ने अभी 36 में से 20 मैचेस खेला है और सिर्फ 5 जीत पाए हैं। 5 जीत, 13 हार और 2 का कोई रिजल्ट नहीं। पॉइंट्स टेबल में उनके पास सिर्फ 12 पॉइंट्स है, जबकि टॉप टीम्स के पास 24 से 30 पॉइंट्स है। मतलब नेपाल ऑलमोस्ट हाफ पॉइंट्स पर अटका हुआ है। कंपैरिजन के लिए बताते हैं, यूएसए फर्स्ट पोजीशन पर है 36 पॉइंट्स के साथ, स्कॉटलैंड सेकंड पर है 30 पॉइंट्स के साथ, नीदरलैंड थर्ड पर है 28 पॉइंट्स के साथ और नेपाल नीचे से दूसरे नंबर पर स्ट्रगल कर रहा है। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो और ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होता है। लास्ट 4 मैचेस में नेपाल ने क्या किया? यूएसए से हारे 2 बार, एक बार चेस करते हुए 106 रन से हार गए और एक बार डिफेंड करते हुए 4 विकेट से हार गए। पर सबसे बुरा था, यूएई से भी हार गए 2 बार, एक बार 5 विकेट से जब 233 रन डिफेंड कर रहे थे और एक बार 4 विकेट से जब 239 रन डिफेंड कर रहे थे। भाई यूएई जो खुद टेबल में लास्ट पोजीशन पर है उससे हार गए। That's when you know things are seriously wrong। नेपाल वो टीम है जो 2023 में जीत के लिए 310 रन चेस कर रहा था और अब 233 रन डिफेंड नहीं कर पा रहा। क्या हो गया इस टीम को? बैटिंग कोलैप्स हो रहा है, बॉलिंग प्रेशर में आ रहा है, फील्डिंग में भी मिस्टेक्स हो रहे हैं। हर मैच के बाद पूरी टीम का कॉन्फिडेंस शैटर्ड लग रहा। अब हम आपको डिटेल में समझाते हैं कि नेपाल के सामने एक्चुअली क्या क्या ऑप्शंस हैं। 3 रास्ते हैं, 3 डिफरेंट फ्यूचर्स हैं। पहला सिनेरियो जो कि एक ड्रीम सिनेरियो है कि अगर नेपाल समहाउ अपने रिमेनिंग मैचेस में इतना अच्छा खेल ले कि लीग 2 में टॉप 4 में फिनिश कर जाए तो भाई डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगा 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप क्वालिफायर में। ये क्वालिफायर बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है जिसमें टोटल 10 टीम्स होते हैं। बॉटम 2 फुल मेंबर्स जो ओडीआई रैंकिंग्स में पीछे हैं, टॉप 4 टीम्स लीग 2 से यानी नेपाल को यहीं आना है और टॉप 4 टीम्स क्वालिफायर प्लेऑफ से। इस क्वालिफायर टूर्नामेंट से फिर टॉप 4 टीम्स क्वालिफाई करेगा एक्चुअल 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए, जो साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। मतलब क्लियर पाथ, सेफ जोन, पीस ऑफ माइंड रहेगा कि बस लीग 2 में टॉप 4 में आ जाओ और वर्ल्ड कप क्वालिफायर तक का रास्ता क्लियर है। दूसरा सिनेरियो है जो थोड़ा डेंजरस है। अगर नेपाल लीग 2 में 5th से 8th पोजीशन में फिनिश करे, ये डेंजर जोन है भाई। इस सिचुएशन में नेपाल को क्वालिफायर प्लेऑफ्स में खेलना पड़ेगा, जहां बॉटम 4 टीम्स लीग 2 का और टॉप 4 टीम्स चैलेंज लीग का कम्पीट करता है। वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए सिर्फ टॉप 4 ही क्वालिफाई होते हैं। प्रॉब्लम क्या है? नेपाल को फिर से प्रूव करना पड़ेगा कि वो डिजर्व करते हैं। एक और टूर्नामेंट, एक और प्रेशर सिचुएशन, एक और डू और डाई मूवमेंट, प्रेशर डबल हो जाता है और कॉन्फिडेंस ऑलरेडी लो है, तो ये रूट बहुत रिस्की है। तीसरा सिनेरियो है जो हम नहीं चाहेंगे ऐसा हो कि अगर नेपाल लीग 2 में बॉटम 2 में फिनिश करे, जैसे अभी 7th पोजीशन पे है, और फिर क्वालिफायर प्लेऑफ्स में भी फेल हो जाए तो ओडीआई स्टेटस चला जाएगा, जैसा पैपुआ न्यू गिनिया के साथ हुआ था। लास्ट इन लीग 2, फिर लास्ट इन क्वालिफायर प्लेऑफ, रिजल्ट रेलिगेटेड टू चैलेंज लीग और ओडीआई स्टेटस कंप्लीटली लॉस्ट हो गया, सब खत्म। नेपाल को ये नहीं चाहिए। ये सिर्फ क्वालिफिकेशन प्रेशर नहीं है, ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। 2018 में जब नेपाल ने ओडीआई स्टेटस अचीव किया था, कितना मेहनत लगा था, कितना स्ट्रगल किया था। रोहित पौडेल, संदीप लामिछाने, पारस खरका, सबने अपने खून पसीने से ये अचीव किया था और एक टूर्नामेंट के वजह से सब कुछ एक झटके में जा सकता है। ये वो फियर है जो अभी हर नेपाल क्रिकेट फैन के दिल में है। चलो अब थोड़ा मैथ्स कर लेते हैं, बोरिंग मत समझना, क्योंकि ये नेपाल टीम के फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपाल ने अभी तक लीग 2 में 20 मैचेस खेला है, 16 मैचेस अभी बचे हैं खेलने को। अब टॉप 4 में आने के लिए करंट टॉप 4 टीम्स के पॉइंट्स को एस्टिमेट करके नेपाल को अप्रोक्सीमेटली 32 से 34 पॉइंट्स चाहिए होंगे। नेपाल के पास अभी सिर्फ 12 पॉइंट्स है, मतलब नेपाल को 20 से 22 पॉइंट्स और चाहिए। ओडीआई में हर जीत पर 2 पॉइंट्स मिलता है, प्लस कभी कभी
कभी बोनस पॉइंट्स मिल जाता है। सिंपल कैलकुलेशन करे तो नेपाल को अपने रिमेनिंग 16 मैचेस में से 10 से 12 मैचेस जीतना होगा। अब सोचो ये कितना मुश्किल होगा। 10 आउट ऑफ 16 मतलब 62% विन रेट चाहिए और 12 आउट ऑफ 16 मतलब 75% विन रेट चाहिए। करंटली नेपाल का विन रेट लीग 2 में कितना है पता है? सिर्फ 25%। 5 विंस आउट ऑफ 20 मैचेस, मतलब नेपाल को रिमेनिंग मैचेस में अपना विन रेट ट्रिपल करना होगा। पेपर पर पॉसिबल दिखता है यार, 16 मैचेस हैं, 10 से 12 जीतने हैं, हो सकता है। बट रियलिटी में जब टीम कॉन्फिडेंस में नहीं हो, जब बैटिंग फॉर्म में नहीं है, जब हर मैच प्रेशर कुकर जैसा फील हो रहा है, तब ये नंबर्स बहुत ज्यादा बड़ा लगता है। इट्स लाइक सेइंग कि तुम्हें सेमेस्टर्स में कम मार्क्स आए और फाइनल ईयर में ग्रेजुएट करने के लिए तुम्हें कम से कम 90% मार्क्स चाहिए। टेक्निकली पॉसिबल है बट प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल। अब कंपैरिजन के लिए बताते हैं, टॉप टीम्स के परफॉर्मेंस देखो। यूएसए कंसिस्टेंटली जीत रहा है, स्कॉटलैंड स्टेबल है, नीदरलैंड भी अच्छा खेल रहा है। ये टीम सिर्फ 24 मैचेस में ऑलरेडी 24 से 36 पॉइंट्स पर पहुंच चुका है। नेपाल को रिमेनिंग मैचेस में उनसे आगे निकलना है। दैट मींस कि नेपाल को अब बस जीतना नहीं है, डोमिनेट करना है। क्लोज मैचेस नहीं, कन्विंसिंग विंस चाहिए। तो क्या ऐसा हो सकता है? अब आगे जो बताने वाले हैं वो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना और ये स्टोरी अपने क्रिकेट वाले दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि नेपाल ने यही किया है सिर्फ 2 साल पहले। फरवरी 2023 में नेपाल बिल्कुल सेम क्राइसिस में था, एक्चुअली इससे भी बुरे पोजीशन में था। इमेजिन करो, सेकंड फ्रॉम बॉटम विद जस्ट 18 पॉइंट्स फ्रॉम 24 मैचेस। सिर्फ 12 मैचेस बचे थे और क्वालिफिकेशंस के लिए 11 मैचेस जीतना था। सबने नेपाल को राइट ऑफ कर दिया था कि अब तो कोई चांस नहीं है। मीडिया ने, एनालिस्ट ने, क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने, सबने बोल दिया था कि इट्स ओवर फॉर नेपाल। इवन फैंस ने होप छोड़ दिया था। तुमको उम्मीद था? सोशल मीडिया पर लोग बोल रहे थे कि नेक्स्ट साइकिल में देखेंगे, अभी तो खत्म हो गया। बट देन एक बंदा नेपाल क्रिकेट टीम में एंटर करता है, मोंटी देसाई एज हेड कोच। और भाई जो देसाई ने किया वो सिर्फ कोचिंग नहीं था, वो कंप्लीट साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन था। उन्होंने टीम को सिर्फ टैक्टिक्स नहीं सिखाया, उन्होंने माइंडसेट चेंज कर दिया। पहले दिन से उन्होंने बोला कि पीछे जो हुआ उसे भूल जाओ, हर मैच एक नया चांस है, हम कर सकते हैं। मेंटल मैनेजमेंट पर फोकस किया, इमोशंस कंट्रोल करना सिखाया, हर मैच से पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, बॉडी लैंग्वेज पर फोकस किया, क्योंकि टीम डिप्रेस्ड नहीं दिखनी चाहिए फील्ड पर। अपोजिशंस को एक अपर हैंड मिल जाता है। सिचुएशंस के लिए स्पेसिफिक प्लान्स बनाया, एग्जीक्यूशन पर फोकस किया और सबसे इम्पोर्टेंट होम एडवांटेज का यूज किया। त्रिभुवन यूनिवर्सिटी ग्राउंड काठमांडू में जो क्राउड सपोर्ट मिला वो इनसेन था। प्लेयर्स को फील हुआ कि पूरा नेपाल उनके साथ है। अपोजिशन टीम्स को प्रेशर फील होता था। ये सब फैक्टर्स कंबाइन होकर एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट किया, वी कैन विन, वी विल विन। और फिर मैजिक शुरू हुआ यार। नेपाल ने अगले 11 में से 10 मैचेस जीत लिया। हाँ भाई, 10 मैचेस। ये टीम जिसको कोई चांस नहीं दे रहा था वो सडनली अनस्टॉपेबल बन गया। और फिर आया वो फाइनल बैटल, 16 मार्च 2023, नेपाल वर्सेस यूएई। नेपाल को वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए ये मैच किसी भी हाल में जीतना था। यूएई पहले बैटिंग करते हुए 310 रन बनाया। आसिफ खान ने 41 बॉल्स में सेंचुरी मार दिया। अब नेपाल को 311 का हाईएस्ट एवर चेस करना था। इम्पॉसिबल लग रहा था। चेज स्टार्ट होता है और नेपाल 37 रन्स पर अपना 3 विकेट खो देता है। टॉप ऑर्डर कोलैप्स, गेम ओवर लग रहा था। बट देन नेपाल का फाइट बैक शुरू होता है। भीम शार्की ने एंकर का रोल प्ले करते हुए 67 रन्स बनाया। कुशल बर्तल ने 50 बनाया और मोमेंटम शिफ्ट किया। आरिफ शेख ने 52 का स्टेडी इनिंग्स खेला। गुलशन झा ने 50 नॉट आउट बना के फिनिशिंग टच दिया। अब जिन लोगों ने ये मैच लाइव देखा होगा उसको आइडिया है कि उस दिन क्या हुआ। स्टेडियम में लाइट्स फेड हो रहा था, डीएलएस मेथड लगाना पड़ा और फाइनल रिजल्ट नेपाल 1 by 9 रन्स अंडर डीएलएस मेथड। The crowd think they're going to Zimbabwe. Paresh, what are we witnessing? स्टेडियम लिटरली फट गया। प्लेयर्स ग्राउंड पर रो रहे थे, फैंस सेलिब्रेट कर रहे थे। ये सीन देख के गूज़बम्प्स आ जाता है। नेपाल ने 12 में से 11 मैचेस जीत लिया और वो अब वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के लिए क्वालिफाई हो चुके थे। तो उस पूरे टूर्नामेंट में कई प्लेयर्स का सैक्रिफाइस था। जैसे ये जो 12 मैचेस शुरू हो रहा था उससे पहले कुशल बर्तल की माँ का एक एक्सीडेंट हो गया था, इसमें वो थोड़ा जल गई थी। तब पूरा टीम उनके पीछे था। कुशल की बहन ने बोला, आप जाओ, मैं माँ का ख्याल रखती हूँ। कुशल ने हिम्मत दिखाया और वापस आके मैच विनिंग पारी खेला। 113 बॉल्स में 115 रन्स और यहाँ से नेपाल का वो विनिंग स्ट्रिक शुरू हुआ। तो ये कुशल का अपने देश के लिए डेडिकेशन दिखाता है। ऐसे ही इस कमबैक की कई कहानियां हैं। मौसम ढाकल का इंजरी और उनके रिप्लेसमेंट के लिए फिजियो विक्रम न्यायो पाने का सैक्रिफाइस, बहुत सारी कहानियां हैं। संदीप लामिछाने के ऊपर केस चल रहा था। ये स्टोरी किसी और वीडियो के लिए रखते हैं, ये वाला वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अब इतना समझो कि नेपाल 36 मैचेस में 40 पॉइंट्स के साथ थर्ड पोजीशन पर आ गया। उन्होंने नामीबिया को डिस्प्लेस कर दिया और डायरेक्टली क्वालिफाई कर गए 2023 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के लिए। ओडीआई स्टेटस को बचा लिया। ये मिरेकल था, ये बिलीफ का पावर था, ये नेवर गिव अप एटीट्यूड का रिजल्ट था जो नेपाल के लोगों में हमेशा से है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर नेपाल ने 2023 में मिरेकल कर दिखाया तो क्या वो इसे 2025 में रिपीट कर सकते हैं?
आपको क्या लगता है कैसे नेपाल इस बार कमबैक कर सकता है? नीचे कमेंट्स में बताओ। और यार हम चाहते हैं कि आपको बोल सके कि 2025 में नेपाल सेम 2023 के जैसा कमबैक कर सकता है, बट इस बार थोड़ा मुश्किल है क्योंकि टॉप टीम्स रेस में थोड़ा ज्यादा ही आगे निकल गए। लेकिन हाँ, इम्पॉसिबल नहीं है। अगर कमबैक करना है तो कुछ तो अर्जेंटली करना पड़ेगा। सबसे पहला प्रायोरिटी बैटिंग रिवाइवल, इमीडिएट एक्शंस चाहिए क्योंकि अभी तक नेपाल से सिर्फ एक ही बैट्समैन का 30+ एवरेज है। 30+ भी अच्छा नहीं होता, कम से कम 2-3 बैट्समैन का एवरेज 40+ होना चाहिए जैसे टॉप टीम्स यूएसए का है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जल्दी से जल्दी विनिंग स्ट्रीक को हासिल करना पड़ेगा। साइकोलॉजी का एक रूल है, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। नेपाल को नेक्स्ट ट्राई सीरीज के पहले 2-3 मैचेस जीतने ही होंगे, चाहे कैसे भी। एक विनिंग स्ट्रीक स्टार्ट हो जाए तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली वापस आ जाता है। प्लेयर्स बिलीव करने लगते हैं कि हाँ, वी कैन डू दिस। एक जीत से दूसरा जीत इजी हो जाता है। मोमेंटम एक पावरफुल थिंग है क्रिकेट में और लाइफ में भी। तीसरा फैक्टर, होम एडवांटेज एक्सप्लॉयटेशन। 2025-26 में नेपाल का होम ट्राई सीरीज काठमांडू में होगा। त्रिभुवन यूनिवर्सिटी ग्राउंड नेपाल का फोर्ट्रेस है। 2023 में क्राउड सपोर्ट ने क्या किया था ये सब देख चुके हैं। सो होम मैचेस एब्सोल्युटली जीतने होंगे, नो एक्सक्यूजेज। ये मैचेस नेपाल के लिए टर्निंग पॉइंट बन सकता है। क्राउड एनर्जी प्रॉपर्ली यूज करना होगा। चौथा फैक्टर, बॉलिंग यूनिट कंसिस्टेंसी। नेपाल का बॉलिंग यूनिट कंसिस्टेंट है। टीम में वर्ल्ड क्लास लेग स्पिनर संदीप लामिछाने हैं। प्रॉब्लम यह है कि बैटिंग फेल होने की वजह से बॉलर्स पर डिफेंड करने का ज्यादा प्रेशर आ रहा है, सो इसे काउंटर करना पड़ेगा। पांचवा फैक्टर, लीडरशिप और मेंटल कोचिंग। रोहित पौडेल जो अभी कैप्टन है, उन्हें स्टेप अप करना होगा, नॉट जस्ट एज अ बैट्समैन बट एज अ लीडर। 2023 में मोंटी देसाई ने मेंटल एस्पेक्ट हैंडल किया था। 2025 में पॉडेल को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। टीम मीटिंग्स करना होगा, स्ट्रगलिंग प्लेयर्स के साथ 1-on-1 कॉन्वर्सेशंस करना होगा, पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा। कैप्टन का काम सिर्फ फील्ड पर डिसीजंस लेना नहीं है, ऑफ फील्ड भी टीम को एकजुट रखना होता है। तो जैसा राजकुमार प्रधान जी ने कहा कि एक वक्त पर नेपाल के प्लेयर्स ने कॉन्फिडेंस दिखाया था कि इस फॉर्मेट में वो अच्छा कर सकते हैं, बट फिलहाल ये कॉन्फिडेंस कम होता हुआ दिख रहा है। लेकिन मेरा पर्सनली मानना है, इट्स नॉट ओवर until it's over and we as a cricket fan, हमें इस लो फेज में नेपाल के प्लेयर्स को सपोर्ट करना चाहिए और उनकी मोराल को बूस्ट करना चाहिए। सो यस, आगे का रास्ता मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं, क्योंकि ऐसे ही नेपाल ने ओडीआई स्टेटस भी गेन किया था जब किसी को भरोसा नहीं था। तो नेपाल ने कैसे ओडीआई स्टेटस गेन किया उसको जानने के लिए यहाँ क्लिक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना और अपनों का।